हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो लेट्स स्टार्ट कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है ये समझते हैं। ओके, सो देखो, फंक्शन क्या है? एक स्पेशल तरह का रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन इज एक्चुअली ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। किसी रिलेशन को फंक्शन तभी बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, या यूं बोले कि सेट ए इज 1 2 3 एंड सेट बी इज लेट अस से 4 5 6 एंड 7। ये हमारे दो सेट हैं। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब यहां पे R को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। हमने ये एक रिलेशन डिफाइन किया। ठीक, अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो रोस्टर फॉर्म में क्या देगा? इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या क्या बनेगा? y जो है x प्लस 3 होना चाहिए, x सेट A से लेना है और y सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी y आएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो y क्या मिलेगा? 4, सेट B में प्रेजेंट है 1 4। देन 2 रखेंगे तो 2 5, क्योंकि 2 यहां है एंड 5 इज इन सेट बी। देन 3 6, दिस इज ऑल्सो इन सेट बी। बस यही 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यही 3 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो क्या बोल रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3। यहां पर सेट ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को देखो, एक्चुअली ये क्या है? सेट ए के सारे एलिमेंट हैं। ठीक, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट इज एक्चुअली द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट का जो सेट ए में है इसका एक एक इमेज है। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको मैपिंग से देखते हैं। जैसे ये A है एंड दिस इज B। ठीक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर मैं इसका मैपिंग करूं तो 1 इज मैप्ड विथ 4, मतलब 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 5 एंड देन 3 का इमेज है 6। ठीक, तो ये क्या बोल रहा था? सेट ए के हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। 1 का एक ही इमेज है 4, 2 का एक ही इमेज है 5, 3 का एक ही इमेज है 6। देन दिस इज अ फंक्शन। ये क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन तभी होगा, अ रिलेशन is a function only when first डोमेन जो होगा रिलेशन का इट इज इक्वल टू सेट ए। डोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन का? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। तो 1 2 3 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 सेट बनाएगा, क्या ये सेट ए के बराबर है? यस। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर
of each ordered pair must be distinct. ठीक, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया. सेकंड कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट. तो क्या हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट है? यस, 1 2 3 किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं ना है. तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है देन इट इज अ फंक्शन. और मैपिंग से हर एक एलिमेंट का जो सेट ए में एलिमेंट है इसका इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, देन इट इज अ फंक्शन. जैसे एक एग्जांपल लें, मान लो कि हमने एक मैपिंग और बनाया ए एंड बी. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक, अब 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है एंड 3 का इमेज 7 है. तो क्या सेट ए के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है सेट बी में? नहीं, 3 का दो इमेज है, 6 भी 3 का इमेज है और 7 भी 3 का इमेज है. देन दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन. अगर ऑर्डर्ड पेयर में मैं इसे लिखने जाऊंगा तो ऑर्डर्ड पेयर में 1,4 मिलेगा, 2,5 मिलेगा, 3,6 और साथ में 3,7 मिलेगा. तो दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिले जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3,6 एंड 3,7. तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए. यहां पे मुझे दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 होगा. देन इट इज नॉट अ फंक्शन. तो मैपिंग से भी क्लियर हो गया कि अगर, देखो सिंपल सा चीज है, इसको ऐसे समझते हैं. देखो, अगर मेरा मैपिंग जो है अगर इस तरीके का है, मतलब किसी एक एलिमेंट से दो लाइन निकल रहा है, यहां देखो दो निकला, तो ये फंक्शन नहीं है. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन. ठीक है. सेकंड, अगर मैपिंग इस तरीके से है कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो, एक ही लाइन निकला, इधर से इधर के हर एक एलिमेंट से निकलना चाहिए. ठीक है, हर एक एलिमेंट से 3 है और तीनों से निकल रहा है और एक ही निकल रहा है. ठीक है, देन इट इज अ फंक्शन, अ फंक्शन. ठीक, जैसे एक और लें, यहां पे पहला वाला जो है इससे इस एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट नहीं है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ फंक्शन. क्योंकि क्या होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, किसी एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए. और ऐसा भी अगर मिल जाए कि किसी एलिमेंट का एक भी इमेज नहीं है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ फंक्शन, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा. ठीक, इसमें एक और देख लें. दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है. क्या किसी भी एलिमेंट का, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है? नहीं, सारे एलिमेंट का इमेज है. क्या किसी एलिमेंट के दो इमेज हैं? इसका एक इमेज, इसका एक इमेज और इसका भी एक इमेज, देन इट इज ऑल्सो अ फंक्शन. ठीक है, तो मैपिंग से क्लियर हो गया. अगर इस तरह का मैपिंग दिखता है तो फंक्शन नहीं है, इस तरह का या इसके कोई एलिमेंट मैप्ड नहीं है या किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ फंक्शन. हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, देन इट इज अ फंक्शन. और ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर देखें तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिलेशन का जो डोमेन है
अगर वो सेट ए के बराबर है, अगर इस सेट के बराबर है, देन इट कैन बी अ फंक्शन, क्योंकि सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए। सिर्फ डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू सेट ए, सिर्फ ये कंडीशन नहीं, सेकंड कंडीशन है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देन इट इज अ फंक्शन। डोमेन इज इक्वल टू सेट ए एंड a first element of each ordered pair must be distinct, then we will say कि that relation is a function। क्लियर है? अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि फंक्शन होगा, दिखता कैसा है हमें एक्चुअली, ठीक है, लिखते कैसे हैं उसको। लेट अस से मैंने बोला fx इज इक्वल टू 3x, इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 3x। तो देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है। उस रूल के अंदर जब हम वैल्यूज डालते हैं तो हमें कुछ नए वैल्यूज निकलता है आफ्टर सम कैलकुलेशन। तो हमें जब नया वैल्यू देगा, देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड आउटपुट। हम क्या करते हैं, उस रूल में कुछ वैल्यूज इनपुट करते हैं और वो रूल एक नया वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट करके हमें देगा। दैट वैल्यू जो हमें मिला आफ्टर कैलकुलेशन, इट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। सिंपली इनपुट जो होता है, एक्चुअली इनपुट इज द डोमेन एंड आउटपुट इज द रेंज। इनपुट क्या है हमारा, इनपुट जो होगा, जो हम वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, ठीक है, वो होता है, इनपुट क्या है, इनपुट इज एक्चुअली x, द वैल्यूज ऑफ x। ये क्या होता है, डोमेन होता है। वैल्यूज ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो आउटपुट है, आउटपुट इज व्हाट, वैल्यूज ऑफ fx। fx का जो वैल्यू मिलेगा उसे हम रेंज कहते हैं, इट इज कॉल्ड रेंज, ठीक। मान लो मैंने यहां पे x का वैल्यू 1 डाला, तो जहां पे x है आई विल पुट 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 विच इज 3। तो f1 का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला। अगर मैं x का वैल्यू 2 डालूंगा तो f2 इज इक्वल टू, भाई 3 इंटू 2 डायरेक्टली लिख देते हैं 6। अगर मैं x का वैल्यू -3 डालता हूं तो f ऑफ -3 क्या होगा, f ऑफ -3 विल बी 3 इंटू -3 -9। इस तरीके से हम x का डिफरेंट वैल्यूज यहां इनपुट करते चले जाएंगे। कोई भी रियल नंबर से कोई भी वैल्यू ले लें x के लिए और वो यहां इनपुट करेंगे तो मुझे हर बार आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। x का कोई भी रियल नंबर वैल्यू पिक कर लो, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू पिक कर लो, और उस रियल वैल्यू को जब मैं यहां इनपुट करूंगा तो मुझे हर बार आउटपुट जो है वो नया मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो क्या किसी भी इनपुट का, किसी भी 2 इनपुट का सेम आउटपुट आएगा? इस केस में क्या किसी भी 2 रियल वैल्यूज ऑफ x का सेम आउटपुट होगा? नहीं। तुम x के डिफरेंट वैल्यूज डालोगे, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होगा, विच मीन्स कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है। जो इमेज है, एक्चुअली इमेज इज व्हाट, आउटपुट जो है वो इमेज है, और ये जो इनपुट है इसको हमने रिलेशन में क्या डिफाइन किया, क्या बताया था, प्री इमेज, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये जो कहलाता है डोमेन, दिस इज एक्चुअली प्री इमेज, और ये जो रेंज है इट इज एक्चुअली इमेज, इसे इमेज बोलते हैं। तो क्या हर एक प्री इमेज का एक ही इमेज मिलेगा इस एग्जांपल के लिए? यस। कोई भी 2 डिस्टिंक्ट x के वैल्यू के लिए सेम आउटपुट नहीं मिलेगा, नेवर। दैट इज वाई ये जो है एक फंक्शन है, दैट इज वाई ये जो है एक फंक्शन है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, लेट अस से कि मैंने बोला fx इज इक्वल टू 7x - 5। अगेन
x का जो रियल वैल्यू यहां डालते जाएंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। यहां पे एक चीज और ऐड कर देते हैं कि फंक्शन में या रिलेशन में भी ये चीज हमने सीखा था कि डोमेन x के वो वैल्यूज हैं जिसके लिए fx हमें एक वैल्यू निकाल कर देगा। फिर से सुन लो, डोमेन x के वो वैल्यूज हैं, डोमेन x का वो वैल्यूज है जिसके लिए हमें fx का वैल्यू मिले। अगर fx किसी x के वैल्यू के लिए fx डिफाइन नहीं है तो वो डोमेन में नहीं होगा। इस केस में क्या कोई भी ऐसा x का वैल्यू है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या x का कोई भी ऐसा वैल्यू है जो यहां डालने पर हमें fx का वैल्यू नहीं मिलेगा? हर एक x के लिए रियल नंबर में से मैं कोई भी एक वैल्यू x का ले लूं, उसके लिए मुझे एक आउटपुट fx का एक वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज द रियल नंबर। ठीक, अगर मैं अपनी तरफ से डोमेन डिफाइन कर रहा हूं या मुझे डोमेन फाइंड करना है, या बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन x के वो वैल्यूज हैं जिसके लिए fx का एक वैलिड आउटपुट मिले। ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर मैं x का वैल्यू मान लो -1 डाला मैंने, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 7 इंटू -1 -7 एंड -5 विच इज -12। f ऑफ -1 -12 आया। मान लो मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा हमें, f ऑफ 0 विल बी 7 इंटू 0 -5 विच इज एक्चुअली -5, जो -5 दे रहा है। तो इस तरीके से x के कोई भी रियल वैल्यू उठा लो और यहां पे इनपुट करो, तुम्हें हर बार ये आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। मतलब हर एक प्री इमेज का, हर एक इनपुट का एक ही इमेज होगा, एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, एंड दैट इज वाई इसे भी हम फंक्शन बोलेंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब x का डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, जो वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, और कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूं तो f ऑफ 1 क्या मिला, f ऑफ 1 विल बी 1। अगर मैं x का वैल्यू 2 डालूं तो f ऑफ 2 विल बी 1/2। अगर मैं x का वैल्यू -1 डालूं तो f ऑफ -1 विल बी -1, 1/-1 इज -1। अगर मैं x का वैल्यू -3 डालूं तो f ऑफ -3 इज -1/3। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां पर x का वैल्यू 0 डालूं तो fx क्या होगा, f ऑफ 0, जहां पे x है वहां पे मैं 0 डालूंगा, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0। तो क्या मुझे f0 का वैल्यू मिलेगा यहां पे, 1/0 इज व्हाट, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू हमें मिलेगा ही नहीं। तो ये डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इनपुट है, 0 एक ऐसा इनपुट है जिसके लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज वाई ये इस fx के डोमेन में नहीं है, ये वैल्यू डोमेन में नहीं होगा। बाकी कोई भी रियल नंबर मैं यहां डाल दूं तो वी विल गेट अ वैलिड आउटपुट, एक आउटपुट मिलेगा। तो डोमेन को अच्छे से समझ लो, डोमेन वो x के वैल्यूज हैं जिसके लिए हमें आउटपुट मिलता है। अगर x का वैल्यू इनपुट करने पे नॉट डिफाइंड हो जाए, देन आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो वो डोमेन के अंदर नहीं होगा। डोमेन जो सेट हम बनाना चाह रहे हैं या जो हम बताना चाह रहे हैं, उस सेट के अंदर ये वैल्यू नहीं होगा फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन इज दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वी गेट एन आउटपुट। अगर आउटपुट मिला तो वो डोमेन है। ठीक है, और आउटपुट जो मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब सवाल आएगा कि भाई ठीक है, डोमेन और रेंज तो हो गया,
व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन कहां गया? हमने तीन चीज पढ़ा था, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन हो गया जो इनपुट हम x का वैल्यू जो डाल रहे हैं फंक्शन के अंदर, वो डोमेन कहला गया। जिस इनपुट के लिए हमें आफ्टर सम कैलकुलेशन जो आउटपुट मिला उसे हमने रेंज कहा। देन व्हाट इज कोडोमेन? तो एक्चुअली आपको क्वेश्चन में हमेशा ही कोडोमेन डिफाइंड होगा। अगर कोडोमेन नहीं डिफाइंड है देन कोडोमेन को हम रियल नंबर का सेट लेते हैं। फिर से बोलता हूं, कोडोमेन विल बी डिफाइंड इन द क्वेश्चन। इफ कोडोमेन इज नॉट डिफाइंड देन वी विल टेक रियल नंबर एज कोडोमेन। कोडोमेन सेट क्या हो जाएगा अगर नहीं डिफाइंड है तो? अगर नहीं डिफाइंड है देन कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर डिफाइंड है तो वही कोडोमेन कहलाएगा। दूसरा चीज, कोडोमेन जो होता है, रेंज हमेशा ही उसका सबसेट होगा। रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज वाला जो सेट है वो कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब रेंज वाले सेट के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो कोडोमेन में नहीं है। रेंज के अंदर वही सारे एलिमेंट होंगे जो कोडोमेन के अंदर है। हो सकता है कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट रेंज से ज्यादा हो, कोडोमेन रेंज से बड़ा हो सकता है, और कोडोमेन के अंदर रेंज के सारे एलिमेंट होंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा? मैंने बोला रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है एंड दिस विल बी डिफाइंड इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में डिफाइंड होगा, और अगर नहीं डिफाइंड है तो कोडोमेन को हम क्या लेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ें। ओके, एक बार इसको देख लेते हैं। जो अभी बोला मैंने वही लिखा हुआ है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स मतलब इनपुट, फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, इसे डोमेन बोलते हैं। रेंज, एफ एक्स का जो वैल्यू मिल रहा है वो जो सेट है वो रेंज कहलाएगा। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। यहां पे ऐसे कर देते हैं, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। लेकिन वो जो डिफाइंड है, यहां पे ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसके लिए एफ एक्स आउटपुट ही नहीं मिल रहा है तो वो रेंज में नहीं आएगा। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। कोडोमेन या तो क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा, और अगर डिफाइन नहीं किया हुआ है देन इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3x। ठीक है, ये हम एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया। अच्छा, एफ एक्स इज एक्चुअली द आउटपुट, और इसी आउटपुट को हम लोग y भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3x। एफ एक्स इज नथिंग, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज y। इस एफ एक्स को हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। एफ एक्स इज नथिंग, इट इज इक्वल टू y। ठीक है, नाउ अगर मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है तो एक चीज, ये एग्जांपल लेने का मेरा मेन मकसद ये है कि अगर मुझे क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, और उसके लिए मुझे डोमेन फाइंड करना है, तो हम कभी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। याद रखना, अगर क्वेश्चन में जो फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, और उसके लिए मुझे डोमेन बताना है, वी विल नेवर सिंप्लीफाई द फंक्शन। देखो क्या होगा अगर मान लो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने का मतलब मैं ऊपर से अगर x कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 और नीचे 3x, तो यहां x कैंसिल हो गया और बचा क्या? x माइनस 1 अपॉन 3। अब यहां पर हमने, हमारा एक्चुअल फंक्शन ये था, हमने सिंप्लीफाई किया, फंक्शन ये बन गया। हमने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या? अब यहां जो है मैं जब x का रियल वैल्यू डालूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे डोमेन क्या है? कोई भी रियल नंबर।
कोई भी रियल नंबर x का ले लो, कोई भी रियल वैल्यू x का ले लो और वहां इनपुट डालो, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ y। तुम्हें एक आउटपुट मिलेगा किसी भी x के लिए। जीरो भी डाल दें, अगर मैं जीरो भी डाल देता हूं y का वैल्यू, अगर मैं अगर मैं x का वैल्यू जीरो भी डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 माइनस 1/3 विच इज -1/3। अगर मैं 1 डाल दूं x का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/3 विच इज 0/3। तो यहां पे x के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए हमें एक आउटपुट, एक वैलिड आउटपुट, एक डिफाइंड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 0। ठीक है, 0 को तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। यहां तो 3 से डिवाइड करना है तो 0 मिल गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो फंक्शन था वो ये तो नहीं था। एक्चुअली ये फंक्शन तो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद पाया। हमारा फंक्शन तो ये है और इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में क्या बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है। तो ओरिजिनल जो फंक्शन है, ओरिजिनल जो फंक्शन है, या मैं इसे y बोलूं, जो भी बोलो, ठीक है, इट इज एक्चुअली x² माइनस x/3x। क्या इसमें मैं 0 इनपुट कर सकता हूं? अगर मैं इसमें x का वैल्यू 0 डालता हूं तो 0 माइनस 0/0 आ गया, विच इज 0/0। तो क्या ये जो 0/0 है ये डिफाइंड है? नहीं। तो हमने जब ओरिजिनल फंक्शन में 0 इनपुट किया तो हमें एक आउटपुट, वैलिड आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब fx के लिए जब हम डोमेन डिफाइन करेंगे तो उसमें x इक्वल टू 0 नहीं लेना है, डोमेन के अंदर 0 नहीं होगा। हम जो डोमेन, जो सेट बना रहे हैं जिसको हम डोमेन कहेंगे, उस सेट के अंदर 0 नहीं होगा, बिकॉज 0 के लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो डोमेन में 0 डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन जब हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया तो देखो 0 के लिए हमें एक वैलिड आउटपुट मिल रहा है। तो हमारा तो फिर ये गलत हो गया ना। डोमेन हमेशा ही, डोमेन जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ x, वो हमेशा ही ओरिजिनल फंक्शन से बताना चाहिए। अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो गलत हो गया। हमारा डोमेन में वो वैल्यू भी आ जाएगा या आ सकता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डोमेन में वो वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगे जिसके लिए एक्चुअल फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एंड रिमेंबर कि इसकी वजह से ऐसा कि कोई ऐसा वैल्यू डोमेन के अंदर ना इंक्लूड हो जाए जिसके लिए ओरिजिनल फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसका एक ही हल है कि हम ओरिजिनल फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। वी विल नेवर सिंप्लीफाई द ओरिजिनल फंक्शन। वो जैसे है उसी रूप में हम डोमेन यानी कि वैल्यूज ऑफ x फाइंड करेंगे। गॉट इट? याद रखना इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़े। नाउ देखते हैं कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। दो फंक्शन को हम इक्वल तभी कह सकते हैं व्हेन देयर डोमेन्स आर इक्वल। डोमेन इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उनका कोडोमेन भी इक्वल होना चाहिए। लेट अस से मैंने बोला कि fx एंड gx आर इक्वल। ये भी एक फंक्शन ऑफ x है और ये भी एक फंक्शन ऑफ x, और मैंने इन्हें इक्वल बोला। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डोमेन ऑफ fx एंड gx आर इक्वल। दोनों का डोमेन इक्वल है, ठीक है। और सेकंड, कोडोमेन ऑफ fx एंड gx आर ऑल्सो इक्वल। तभी इन दोनों फंक्शन को हम इक्वल बोलेंगे। टू फंक्शंस आर इक्वल ओनली व्हेन दे सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
ये नहीं कि किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है हम उसे इक्वल कह देंगे, नहीं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन ओनली वी विल से दैट द गिवन फंक्शंस आर इक्वल। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देन द फंक्शन इज नॉट इक्वल, फंक्शंस आर नॉट इक्वल। गॉट इट? ठीक है, तो सिंपल है। इक्वल फंक्शन, अगर दो फंक्शन इक्वल है तो दोनों के डोमेन इक्वल होंगे और कोडोमेन भी इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको समझते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसे मान लो कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन ये है, दिस इज डोमेन, वही जो हमने रिलेशन में समझा था, एंड दिस इज कोडोमेन, ये हमारा कोडोमेन होता है। तो अब सवाल आएगा रेंज कहां गया। रेंज हमें सॉरी रेंज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। रेंज का जो सेट है वो हमें खोजना पड़ेगा कि क्या है। यहां पे बस हम इसको समझ रहे हैं। तो फंक्शन ये डिफाइंड है जिसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। अगर ए और बी दोनों के दोनों, ये जो सेट ए से सेट बी के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ये दोनों सेट अगर रियल नंबर के सबसेट हैं तब हम f को, फंक्शन f को क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का जो डोमेन और कोडोमेन है अगर वो रियल नंबर के सबसेट्स हैं देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे मान लो कि मैंने बोला fx इज इक्वल टू 3x minus 3 and f is defined from 0 to 5, या इसको अभी इस तरीके से नहीं डिफाइन करूं, मैं ऐसे डिफाइन कर दूं 0 1 2 3 4 5 से लेकर -1 -2 -3 सॉरी 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, मैंने एक फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया। ठीक, फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन हमारा ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज डोमेन, और कोडोमेन क्या है, दिस इज कोडोमेन। तो क्या ये दोनों जो डोमेन और कोडोमेन है क्या ये रियल नंबर का सबसेट है? यस, रियल नंबर का सबसेट। क्या ये सारे एलिमेंट्स रियल नंबर में होते हैं? यस, ये जो भी एलिमेंट है ये सब रियल नंबर में प्रेजेंट, रियल नंबर है ना, और साथ में रियल नंबर में और भी चीजें होती हैं। तो ये डोमेन सबसेट हो गया रियल नंबर का, और ये जो कोडोमेन है ये भी सबसेट है रियल नंबर का। तो दिस फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन सिंपल है कि उसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट होगा। अगर रियल नंबर का सबसेट है डोमेन और कोडोमेन देन इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और अगर सबसेट नहीं है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी, दोनों को होना चाहिए, दोनों डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो एंड कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट होगा, देन ओनली इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये नहीं कि कोई एक हो और दूसरा सबसेट नहीं होगा, देन हम कहेंगे कि नहीं, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन दोनों को रियल नंबर का सबसेट होना पड़ेगा, देन ओनली दैट फंक्शन कैन बी कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। गॉट इट? चलिए, तो आज हमने फंक्शन समझा। ठीक है, फंक्शन का बेसिक जो था वो हमने समझा कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। साथ में इसमें हमने समझा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक, मैपिंग भी हमने समझा इसमें कि किस तरीके से, अगर मैपिंग दिया हुआ है तो हम मैपिंग को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। सिमिलरली ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो भी हमने समझा कि क्या हम ऑर्डर्ड पेयर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं।
एंड देन डोमेन को डोमेन रेंज में क्या डिफरेंस है, क्या होता है ये। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन में, वो है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, हम फंक्शन में मेनली हमें डोमेन एंड रेंज जो है वो फाइंड करना होता है। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, क्योंकि को डोमेन तो मैंने बता दिया, या तो क्वेश्चन में डिफाइंड होगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में अगर डिफाइंड है तो ठीक, नहीं डिफाइंड है तो रियल नंबर हमारा हो जाएगा। डोमेन क्वेश्चन में डिफाइन अगर है तो खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं डिफाइंड है और कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, या फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, या फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर दैट हमें पहले वेवी कर्व मेथड सीखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेवी कर्व डिस्कस करूंगा कि वेवी कर्व होता क्या है, उसके हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।